हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इनकम मेथड के बारे में। इनकम मेथड को कई नामों से हम जानते हैं, जैसे कि फैक्टर पेमेंट मेथड या डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। हम क्यों इसको फैक्टर पेमेंट मेथड या डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कहते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा है कि हाउस होल्ड से फर्म की तरफ फैक्टर का मूवमेंट होता है टू गेट द अर्निंग, और उनको फर्म प्रोवाइड करती है रेम्यूनरेशन, जिसको हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट। सो फर्म या गवर्नमेंट या वेरियस अदर सोर्सेस से जहां जहां से हम इन फैक्टर्स को पेमेंट्स मिलती हैं, उन सबका कोलेट करके कंट्रीब्यूट करके जो हिस्सा मिलता है उसको हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट। सो व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग ऑल काइंड ऑफ फैक्टर्स टू गेट द total amount of factors of an economy, then it is considered as factor payment method. Likewise, जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उनको जब इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है और उस सारे डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट को ऐड कर लेते हैं, तो ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड जिसको हम कहते हैं। और सिंपलेस्ट फॉर्म में हम जानते हैं कि हमारे जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, उनको मिलने वाली जितनी भी इनकम है ओवरऑल इकोनॉमी में, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेगुलर जॉब, सैलरी जॉब और टेम्परेरी जॉब्स, और जिसको हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब्स, ठीक है, उन सबको मिलने वाली इनकम को कंबाइंड करके हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। और नेशनल इनकम में तो फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड भी शामिल होता है, नेट फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड भी शामिल होता है। बट वहां तक पहुंचने से पहले हम इनकम मेथड में जो कैलकुलेशन करते हैं, उसमें हमको सबसे पहला कंपोनेंट जो मिलता है डोमेस्टिक इनकम मिलता है, जिसको हम कहते हैं एनडीपीएफसी। ठीक है, एनडीपीएफसी क्या होता है? एनडीपीएफसी बेसिकली कहलाता है डोमेस्टिक इनकम। एनडीपीएफसी का एग्रीगेट क्या है? डोमेस्टिक इनकम है, ठीक है। और नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या है? एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी क्या है? नेशनल इनकम। सो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि किस तरीके से डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करते हैं और फिर इस डोमेस्टिक इनकम को कैसे नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एनएनपीएफसी क्या है बच्चों? नेशनल इनकम, ठीक है। सो नेशनल इनकम बनाने के लिए, एनएनपीएफसी बनाने के लिए हमको एनडीपीएफसी में ऐड करना पड़ता है एनएफआईए। सो बिफोर गोइंग टू एनएफआईए हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम एनडीपीएफसी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एनडीपीएफसी का कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। इसको समझने के लिए तीनों मेथड, तीनों नामों में से सारे नाम को कंबाइंड समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पेमेंट मोड टू प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। What are these primary factors? Land, labor, capital और enterprises. लैंड को मिलता है जो रेम्यूनरेशन, वो कहलाता है रेंट। लेबर को जो रेम्यूनरेशन मिलता है वो कहलाता है वेजेस, एंड कैपिटल को जो मिलता है वो कहलाता है इंटरेस्ट, और एंटरप्राइजेस को जो मिलता है वो कहलाता है प्रॉफिट, ठीक है। सो ये हमारे रेम्यूनरेशन के पार्ट हो गए। अब इसी को हम और डिटेल में समझते हैं, इसके मेन कंपोनेंट क्या है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, एनडीपीएफसी के तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, सीओई प्लस एमआई प्लस ओएस। सीओई क्या है? सीओई कहलाता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बेसिकली कई तरीके से होते हैं कि जो भी रेगुलर सैलरी जॉब में होते हैं उनको किस किस तरीके के पर्क्स मिलते हैं, और उन सारे पर्क्स को एड ऑन करके बनता है सीओई। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ अ पर्सन इज डूइंग रेगुलर सैलरी जॉब एंड he or she is also involved in some entrepreneurship, some kind of self-employment. Suppose I am a teacher, I am doing my duty, and in the evening time I am running a boutique. So I am working as a self-employed too. So the earning from that boutique is considered as mixed income of self-employed. Okay. Likewise, there are other two components which is considered as rent, interest, royalty, and the next one is profit. Okay. So rent, interest, and royalty and profit, these two together make the difference, and they together considered as
Operating surplus. Operating surplus has basically two components. One is called this one. This one is called income from, this one is called, just a second beta, this one is called income from property. See, income from property. Income from property क्या है? Rent, interest and royalty. And income from business क्या है? प्रॉफिट. हम बिजनेस करते हैं क्यों? प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं. तो बिजनेस की इनकम क्या है? प्रॉफिट. और रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट क्या है? योर इनकम फ्रॉम योर प्रॉपर्टी. ओके, अब इसको आगे हम समझते हैं. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को और डिटेल में समझेंगे. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इंक्लूड वेजेस एंड सैलरी बोथ इन कैश एंड इन काइंड. अब अगर मैं इस एनिमेटेड फॉर्मेट में आपको दिखाऊं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा बेटा कि वेजेस एंड सैलरी इन कैश कैसे है. जो हमको सैलरी मिल रही है वो हमारी कैश में है, बेसिक पे, मेरी बेसिक पे. ठीक है, ये वेजेस एंड सैलरी इन कैश है. लेकिन अगर मुझे मेरे कंपनी में कैंटीन में खाना मिल रहा है, बेवरेजेस मिल रहे हैं, तो वो क्या हो गया? काइंड में कॉम्पनसेशन. अगर मुझे ट्रैवलिंग के लिए बस या कैब सर्विस मिल रही है तो वो मेरी काइंड में रेम्यूनरेशन हो गई. सो वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर थिंग्स आल्सो लाइक एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम. अब एम्प्लॉयर कैसे कंट्रीब्यूट करता है? इन द फॉर्म ऑफ पीएफ और इन द फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. इन दो में से किसी भी फॉर्मेट में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूट कर सकता है और वो दोनों ही कंट्रीब्यूशन हमारी सैलरी का पार्ट होगा. ओके, नाउ मूविंग फर्दर, अब इसमें आगे देखेंगे तो क्या समझ में आता है. सीओई तो क्लियर हो गया कि वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी. नेक्स्ट क्या है? मिक्स्ड इनकम. मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉइज. मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉइज मीन्स इफ एम्प्लॉयर्स आर यूजिंग देयर ओन लैंड, देयर ओन लेबर, देयर ओन कैपिटल to make the entrepreneur, to be the entrepreneur, then that income is considered as the income of mixed income. Now the third component, which is very essential component, operating surplus. This operating surplus has two parts, income from property and income from entrepreneurship. अभी जैसे मैंने प्रीवियसली बनाया था. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, रॉयल्टी हो गई और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप में प्रॉफिट हो गया. अब इसको ऐसे समझो कि मान लो मैंने कोई बिजनेस शुरू किया और उसमें मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट मिला. इस बिजनेस में मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट मिला. अब इस 100 रुपए के प्रॉफिट में बेटा मैंने टैक्स दिया 20 रुपए का. बचे मेरे कितने? 20 रुपए टैक्स दे दिया तो बचे मेरे 80 रुपए. अब मेरी पार्टनरशिप है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लिखा हो सकता है. सो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मींस डिविडेंड. अगर प्रॉफिट सिर्फ लिखा है तब हमको कॉर्पोरेट टैक्स या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में नहीं जाना है. लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं लिखा है तो हमको देखना पड़ेगा कि क्या उस प्रॉफिट, सी एंटरप्रेन्योर का इनकम क्या है? प्रॉफिट. और प्रॉफिट डायरेक्ट इनकम है. तो डायरेक्ट इनकम पे जो टैक्स लग रहा है वो बिजनेस में लगने वाला डायरेक्ट टैक्स कहलाता है कॉर्पोरेट टैक्स. सो पहले हमने कॉर्पोरेट टैक्स निकाल दिया, जितना प्रॉफिट पे टैक्स दिया वो निकाल दिया. अगर अब हमारा कोई पार्टनर है तो उस पार्टनर को उसका पार्ट ऑफ शेयर हम देंगे, उसके पार्ट ऑफ प्रॉफिट हम देंगे. वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसीलिए उसको डिविडेंड, लाभांश या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं. अब इस प्रॉफिट को देने के बाद जो बचा हिस्सा है मेरा, ध्यान से देखना बेटा, ये जो बचा हिस्सा है मेरा 40, ये बचा हिस्सा कहलाता है कॉर्पोरेट सेविंग. मैं अगर कॉर्पोरेट हूं, मैंने अगर कोई बिजनेस शुरू किया तो ये मेरी सेविंग हुई. इसी सेविंग को मैं और क्या नाम देती हूँ? रिटेन्ड. ऐसी अर्निंग जिसको रिटेन्ड अर्निंग, जिसको मैंने संभाल के रख लिया, या ऐसा प्रॉफिट जिसको मैं अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने वाली हूं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. ये क्या कहलाया? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट सेविंग या रिटेन अर्निंग को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं. ठीक है, सो ये तीन कंपोनेंट हो गए, ऑपरेटिंग सरप्लस के, नीचे वाला प्रॉफिट का और ऊपर वाला इनकम फ्रॉम
प्रॉपर्टी का। नाउ मूविंग फर्दर, अब हमको कुछ और चीजें भी ध्यान देनी होंगी कि हमको क्या करना है। एनडीपीएफसी, एज आई सेड, हमें क्या कैलकुलेट करना है, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या है, सीओई प्लस एमआई प्लस ओएस। तो सीओई क्या हो गया, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो यहाँ पर हमने मेंशन किया है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड। देन मिक्स्ड एम्प्लॉयड आ गया, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ये आ गया। इसके बाद आपका आया ऑपरेटिंग सरप्लस विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ। टिप्स क्या है देखिए, बहुत ध्यान दीजिएगा। इंटरेस्ट, एज आई सेड कि इंटरेस्ट इंक्लूड होता है ऑपरेटिंग सरप्लस में, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट जो होता है बेटा वो दो तरीका का होता है। एक तो जो इंटरेस्ट हमें मिलता है एज बिहाफ ऑफ आर इन्वेस्टमेंट, सो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं टू गेन इनकम, ठीक है। वही दूसरी तरफ हम लोन लेते हैं तो हमें उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो इंटरेस्ट यहाँ ऐड नहीं होगा। जो इंटरेस्ट हमें हमारे इन्वेस्टमेंट के बदले में मिलता है वो इंटरेस्ट पे होगा, हमें वो इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट पब्लिक डेट क्रिएट करती है, बोरोइंग करती है, उस बोरोइंग पे जो इंटरेस्ट पे करती है वो इंटरेस्ट नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा, ठीक है। सो अब इसको ध्यान से समझिए, कौन कौन से इंटरेस्ट ऐड होंगे। इंटरेस्ट बैंक डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट होगा वो ऐड होगा, डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट होगा वो ऐड होगा, बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट होगा वो ऐड होगा। ओके, वही दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इंटरेस्ट डज नॉट इंक्लूड, व्हाट काइंड ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट इंक्लूड, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट एंड इंटरेस्ट पेड बाय द कंज्यूमर्स, ये दोनों इंटरेस्ट ऐड नहीं होंगे, ठीक है। अब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इन कैश, कैश में क्या क्या रहता है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, बेसिक पे इन कैश, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, बोनस एंड कमीशन, सिक लीव्स, ये सारे कंपोनेंट जानना आपको जरूरी है। बेसिकली ये सारे कंपोनेंट क्या बताता है बेटा, ये 1 to 7 के सारे कंपोनेंट सैलरी स्लिप का पार्ट होते हैं, ठीक है। ये सैलरी स्लिप का पार्ट होते हैं और क्वेश्चन अगर डिटेल जा रहा है तो इनमें से किसी पार्ट को मेंशन करेगा, तो आपको पता होना चाहिए किस पार्ट का कंट्रीब्यूशन है और किस पार्ट का कंट्रीब्यूशन नहीं है। ऑन द अदर साइड, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इन काइंड में क्या क्या हम शामिल कर सकते हैं, फ्री हाउसिंग, मेडिकल फैसिलिटीज, यूनिफॉर्म, फूड एंड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, ये सारी चीजें काइंड में ऐड होती हैं। वही दूसरी तरफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी को भी समझते हैं, प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस, कैजुअलिटी इंश्योरेंस एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ये सारी चीजें हमारी एड ऑन होती हैं। अब हमने जैसे एक्सपेंडिचर मेथड लास्ट स्लाइड में जब पढ़ा था तो हमने देखा था लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप के साथ डेप्रिसिएशन और एनआईटी ऐड करके हमारा जीडीपीएमटी बनता है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर जब हम इनकम मेथड ले रहे हैं तो सिर्फ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप ही काफी है। इनके अलावा अगर हम डेप्रिसिएशन और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो यहाँ इनकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर से ही हमको क्या अचीव हो जाता है, एनडीपीएफसी, जो कि डोमेस्टिक इनकम बनाता है। अब डोमेस्टिक इनकम को ही हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ कुछ और टिप्स पे हम जाएंगे जिसको हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहली बात, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या ऐड नहीं होता है, ये बहुत जरूरी है समझना। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में जो इंश्योरेंस कंपनी बाद में पे करती है, दैट इज नॉट गोइंग टू ऐड इन नेशनल इनकम, इन डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि वो इंश्योरेंस की हम एडवांस पेमेंट करते हैं, एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट देते हैं, तब जाके वो बाद में हमें रीपे होता है। लाइकवाइज जब हम पीएफ अकाउंट में जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है वो तो ऐड होएगा, बट एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं होगा। ट्रैवलिंग अलाउंस ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर कंपनीज, अगर मैं किसी बिजनेस पर्पज से ट्रैवल कर रही हूं तो वो कंपनी पे कर रही है, तो दैट अलाउंस आर रियम्बर्स्ड बाय द कंपनी, सो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। हमने पे किया, हमें कंपनी रियम्बर्स कर देगी, सो हम उसको ऐड करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू ऐड।
Likewise, employer's contribution to social security scheme is to be included, but employee's contribution in social security scheme is to not be included. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं प्रोविडेंट फंड की, पीएफ अकाउंट जो आपका है, ठीक है, पीएफ अकाउंट में अगर सपोज मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, सपोज मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, अब इस 1 लाख रुपए की सैलरी पे मैं 10,000 रुपए पीएफ अकाउंट में देती हूँ, ठीक है, 10,000 रुपए पीएफ अकाउंट में देती हूँ, तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का, ठीक है। अब ये कंट्रीब्यूशन से मेरी जो सैलरी हो गई वो कितनी हो गई बेटा, 90,000, ठीक है, मेरी सैलरी कितनी हो गई, 90,000, क्योंकि 10,000 मैंने पीएफ में कटवा दिया। अब मेरे सेम बराबर का अमाउंट मेरा एम्प्लॉयर भी मुझे दे रहा है, सो मेरा एक्चुअल डिडक्शन कितना हो रहा है, 20,000 का, मेरे पीएफ में एड ऑन कितना हो रहा है, 20,000 का, मेरी सैलरी कितनी थी, 1 लाख रुपए, बाय चॉइस मैंने 10,000 डिस्ट्रीब्यूट किया यहाँ पे, तो एक्चुअल में मेरी सैलरी आज की डेट में कितनी हो गई, 1,10,000। सो ये जो 10,000 ये क्या आया, ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आया, दैट्स व्हाई एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ऐड होगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ये 10,000 रुपीज ऐड कर लूं अगर मैं, तो 1,20,000 हो जाएगा, विच इज रॉन्ग, क्योंकि ये 10,000 रुपए तो मैंने अपनी सैलरी से कटवाया था ना, हर महीने में अपनी सैलरी से कटवा के तो 90,000 पे जा रही थी। सो 10,000 इज नॉट द पार्ट ऑफ सैलरी बिकॉज इट इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ दैट एंड आई हैव चोज टू डिडक्ट दैट अमाउंट एज अ पीएफ. So the additional amount provided by the employer is considered as income. Okay. So that contribution, that's why this word is very important. Employer's contribution should be added in social security. Now from NDPFC to NNPFC और national income कैसे बनाते हैं? As I said, NDPFC के लिए क्या है, compensation of employees है, mixed income आ गया, operating surplus आ गया, and then आपको NNPFC बनाने के लिए क्या चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दीज 3 कंपोनेंट्स यू हैव टू ऐड NFIA, पहले मैंने बताया था ना PFC, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इनकम मेथड में और क्या न्यूमेरिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिनको हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो अगली जो स्लाइड आएगी इनकम मेथड की वो प्रिकॉशंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हुए रहेगी। तब तक आप इस स्लाइड को बार बार देखिए, रिविजिट करिए और अपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को इनहैंस करने की कोशिश करिए।